दोस्तों, मैक्सिमम लोग एचआरए को बहुत छोटा टॉपिक समझते हैं। कई बार नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण हम कार्यालय में गलत तरीके से एचआरए लेते रहते हैं, जिसकी रिकवरी बाद में कर ली जाती है, तब हमें बहुत तकलीफ होती है। और कई बार नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण हम एलिजिबल होते हैं, फिर भी हमें कार्यालय से एचआरए नहीं मिलता है या तो फिर कम मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एचआरए से संबंधित सभी नियमों को जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एचआरए का फुल फॉर्म समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलावेंस, जिसको हिंदी में हम लोग मकान किराया भत्ता बोलते हैं। यह जो भी परसेंटेज सरकार तय करती है, जैसे अगर वो तय कर दी कि इस एरिया में 10% एचआरए मिलेगा, तो हमारा जो भी बेसिक होता है, जो मूल वेतन होता है, उसका 10% एचआरए मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल एचआरए का परसेंटेज कितना है, हमारे बेसिक का कितना परसेंट मिलता है, कौन से एरिया में कितना परसेंट मिलता है, सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिया में जितने भी सिटी है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था, तब एक सिटी के लिए 24%, वाई सिटी के लिए 16% और जेड सिटी के लिए 8% एचआरए रखा गया था। साथ में उसमें यह भी प्रावधान था कि जब हमारा डीए बढ़ते बढ़ते 25% हो जाएगा। अभी जो हमारा डीए है वह 31% है, मतलब 25% क्रॉस कर चुका है। तो 7th पे कमीशन में प्रावधान था कि जब भी हमारा डीए बढ़ते बढ़ते 25% हो जाएगा, तो इस एचआरए को रिवाइज कर दिया जाएगा। और रिवाइज करके कर दिया जाएगा एक सिटी में 27%, वाई सिटी में 18% और जेड सिटी में 9%। उसके बाद उसमें यह भी प्रावधान है कि जब डीए बढ़ते बढ़ते 50% हो जाएगा, तब जो ये एचआरए है वह एक सिटी के लिए 30%, वाई सिटी के लिए 20% और जेड सिटी के लिए 10% हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक सिटी कौन सा है, वाई सिटी कौन सा है और जेड सिटी कौन सा है, और ये तीनों टाइप का जो सिटी को बांटने का क्राइटेरिया क्या है, किस सिटी को एक सिटी में रखा जाता है, कौन सा सिटी को वाई सिटी में रखा जाता है, कौन सा सिटी को जेड सिटी में रखा जाता है, तो ये भी हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एचआरए हमारा है वह कभी भी 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं होगा। एक्स वाई जेड सिटी के लिए 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं होगा। अगर किसी का बेसिक है, अगर उसका हम 24% निकाल रहे हैं, जैसे एक सिटी में अभी जो एचआरए हमारा है वह 27% है, अगर किसी के बेसिक का हम 27% निकालते हैं और अगर वह 5400 से कम आता है तो उसको फिर 5400 हम देंगे। मतलब किसी भी स्थिति में एक सिटी में 5400, वाई सिटी में 3600 और जेड सिटी में 1800 से एचआरए कम नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि सिटी को कैटेगराइज कैसे किया जाता है, मतलब एक सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में सिटी को कैसे बांटा जाता है। तो जो भी सिटी का जो पॉपुलेशन है वो 50 लाख से अगर ज्यादा है तो उसे एक सिटी में रखा जाता है। अभी अगर कोई सिटी वाई सिटी में है, जैसे ही उसका पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा होगा तो उसको एक सिटी में कर दिया जाएगा। और वाई सिटी के लिए जो आबादी है वो 5 लाख से 50 लाख तक होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज्यादा है तब तो वो एक सिटी में चला जाएगा, लेकिन 50 लाख से कम है और 5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख है, 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जो सिटी है उसे वाई सिटी में रखा गया है, और जहां की आबादी 5 लाख से भी कम है उसको जेड सिटी में रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि एक सिटी में कौन कौन सा सिटी आता है। तो एक सिटी में आता है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितने भी सिटी यहां पे एक्स और वाई में आपको दिखेगा उसके अर्बन एरिया ही लिया जाता है। ऐसा नहीं कि अहमदाबाद लिखा हुआ था, अहमदाबाद पूरा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद का जो अर्बन एरिया है वहीं पर यह एक सिटी माना जाएगा। वाई सिटी भी आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, आप अपने सिटी को इसमें देख सकते हैं कि आपका सिटी कौन सा कैटेगरी में आता है, एक सिटी में आता है या वाई सिटी में आता है। मैंने सारे सिटी को यहां पर अल्फाबेटिकल लिख रखा है। अगर आपका सिटी एक्स और वाई में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका सिटी है वह जेड सिटी में आता है। जो भी सिटी एक्स और वाई में नहीं दिख रहा है वह जेड सिटी है। अब आप अपने एचआरए का कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। अगर आप एक सिटी में है तो फिलहाल जो वहां का एचआरए 27% है, तो जितना भी आपका बेसिक है उसका 27% निकाल देंगे, वही आपका एचआरए होगा। अगर आप वाई सिटी में रहते हैं तो फिलहाल वहां पर 18% है, तो जितना भी आपका बेसिक है उसका 18% आप निकाल देंगे, तो वही आपका एचआरए होगा। और अगर आप जेड सिटी में है तो फिर जितना आपका बेसिक है उसका 9% निकाल देंगे, वही आपका एचआरए होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कभी भी एचआरए 5400, 3600, 1800 से कम नहीं होगा। अब एचआरए के नाम से हमको लगता है कि
उसका नाम है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलावेंस। मतलब हम जो रहते हैं उसके लिए यह भत्ता दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है कि अगर हम रह तो रहे हैं एक सिटी में, लेकिन हमारा जो कार्यालय है, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वह वाई सिटी में है, तब हमें एचआरए कितना दिया जाएगा? तो जो भी एचआरए तय किया जाता है वह प्लेस ऑफ ड्यूटी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अगर वाई सिटी में आपका प्लेस ऑफ ड्यूटी है और आप एक सिटी में रह रहे हैं तो आपको वाई सिटी के हिसाब से आपको एचआरए दिया जाएगा। मतलब यह प्लेस ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड करता है, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस पर यह डिपेंड नहीं करता है। कोई भी अगर हम लॉन्ग लीव पर रहते हैं, जैसे स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव, ये सब बहुत लंबा लीव होता है, तो कोई भी अगर हम लीव पर रहते हैं तो जो पहला 180 दिन है वो आपको एचआरए मिलता रहेगा। लगातार 180 दिन तक आपको एचआरए मिलता रहेगा। उसके बाद आपका एचआरए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि छुट्टी के दौरान मैं इसी सिटी में रह रहा हूं, और जो कार्यालय अध्यक्ष होगा अगर उसको स्वीकृत कर लेते हैं तो फिर आगे भी आपको एचआरए दिया जाएगा। और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ छुट्टी पे हैं, अगर आपको कोई बीमारी हो गया है, आप उसका इलाज करवा रहे हैं, उसके कारण अगर आप छुट्टी पे है, तो जो पहला 8 महीना है तब तक आपको एचआरए दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका एचआरए बंद कर दिया जाएगा। फिर आप अगर एक सर्टिफिकेट देंगे कि मैं इलाज इसी सिटी में करवा रहा हूं और मैं यहीं पे रह रहा हूं, उसको अगर जो कार्यालय अध्यक्ष अगर उसको स्वीकृत कर लेते हैं तो फिर आगे भी आपको एचआरए दिया जा सकता है। सस्पेंशन के दौरान अगर आप सस्पेंड हो जाते हैं तो सस्पेंशन के दौरान भी जो फर्स्ट 180 डेज है वहां तक आपको एचआरए मिलता रहेगा। उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं इसी सिटी में रह रहा हूं, तो फिर आपको आगे भी एचआरए मिलता रहेगा। अब आपको पता है कि जब आपका ट्रांसफर होता है, जब किसी भी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। 10 से 15 दिन के बीच में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह ज्वाइन करें, तब तक बीच में आपको 10 से 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। तो उस 10 से 15 दिन के दौरान आपको एचआरए कौन सा रेट से मिलेगा? बाई चांस आप पहले एक सिटी में जॉब कर रहे थे, फिर आपका ट्रांसफर वाई सिटी में हो जाता है, या आप वाई सिटी में जॉब कर रहे थे और आपका ट्रांसफर एक सिटी में हो जाता है, तो उस ज्वाइनिंग पीरियड में, क्योंकि यहां से तो आप रिलीव हो चुके हैं और नए प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो उस दौरान आपको कौन सा रेट से एचआरए दिया जाएगा? तो जब तक आप नए प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, मतलब ज्वाइनिंग टाइम के दौरान आपको ओल्ड स्टेशन के रेट से आपको एचआरए दिया जाएगा। जहां पर पहले आप वर्क कर रहे थे वहां पे जो भी रेट तय होगा उसी रेट से आपको एचआरए दिया जाएगा। और अगर आपका टेम्पोररी ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाई चांस आप एक सिटी में जॉब कर रहे हैं और वाई सिटी में आपको टेम्पोररी ट्रांसफर किया जाता है, मतलब परमानेंट ट्रांसफर आपका नहीं हुआ है, टेम्पोररी ट्रांसफर किया गया है, तो जो फर्स्ट 90 डेज है वो ओल्ड स्टेशन के रेट से आपको मिलता रहेगा एचआरए। 90 दिनों तक आप जहां पहले जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहीं के रेट से आपको एचआरए मिलता रहेगा। और जैसे ही 90 दिन हो जाएगा तो 90 दिन के बाद जहां आपका टेम्पोररी ट्रांसफर किया गया है वहीं के रेट से आपको एचआरए दिया जाएगा। मतलब अगर आपका टेम्पोररी ट्रांसफर एक सिटी से वाई सिटी कर दिया गया है तो फिर वाई सिटी के रेट से 90 दिनों के बाद से आपको एचआरए मिलने लगेगा। ये तो मैंने बताया कि किस कंडीशन में आपको एचआरए मिलता रहेगा और कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जहां पर आप एचआरए के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आइए वो भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, या बहुत सारे फीमेल ऐसे कर्मचारी होते हैं जो फीमेल हॉस्टल सरकार प्रोवाइड करवाती है उनको रहने के लिए, तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट क्वार्टर में अगर आप रह रहे हैं तो आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी, कोई सेमी प्राइवेट या कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वहां से भी अगर आपको क्वार्टर दिया गया है, मतलब अगर वो गवर्नमेंट के क्वार्टर में आप रह रहे हैं तो फिर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। अगर पति पत्नी में से किसी एक को क्वार्टर मिला हुआ है, जैसे पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, पति को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है तो फिर पत्नी को भी एचआरए नहीं दिया जाएगा। अगर पत्नी को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, दोनों साथ में रह रहे हैं, तो फिर पति को भी एचआरए नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों में से किसी एक को भी क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है तो फिर दोनों का एचआरए बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तभी ही। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट वाले को अगर क्वार्टर मिला हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को भी एचआरए बंद कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर बैचलर रहते हैं, किसी एक दोस्त ने अपने नाम से क्वार्टर अलॉट करवा लिया है और दूसरा दोस्त भी उसके साथ रह रहा है, मतलब वो जो सरकारी क्वार्टर है वो दोनों शेयर पे रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी दोनों का एचआरए बंद कर दिया जाएगा। मतलब भले ही आपने एक क्वार्टर अलॉट करवा रखा है, उसमें 2 लोग रहते हैं, 2 सरकारी एम्प्लॉय रहते हैं, तो दोनों का एचआरए बंद कर दिया जाएगा। आगे मैं यह भी बताता हूं कि आपकी अगर बड़ी फैमिली है और उस फैमिली में से किसी भी मेंबर को अगर सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, जैसे कि अगर आप रिटायर नहीं किए हैं और आपके बेटे को भी जॉब लगा हुआ है,
और आप सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो फिर बेटे को भी एचआरए नहीं मिलेगा। मतलब आपके बेटा बेटी फैमिली में से अगर किसी को भी सरकारी क्वार्टर अलॉट है और आप उसके साथ में रह रहे हैं तो फिर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। अगर आप अलग रह रहे हैं तब तो आपको एचआरए दिया जाएगा, लेकिन आप सरकारी क्वार्टर में साथ में रह रहे हैं तो फिर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। और अगर आपने क्वार्टर के लिए अप्लाई किया है, आपको क्वार्टर अलॉट हो गया है, लेकिन आप उस क्वार्टर को नहीं ले रहे हैं और उस क्वार्टर को लेने वाला और कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपका एचआरए बंद कर दिया जा सकता है। क्योंकि आपको सरकारी क्वार्टर दिया जा रहा है और आप उसे नहीं ले रहे हैं और वो खाली पड़ा है, तो फिर आपका एचआरए बंद कर दिया जा सकता है। अब इस एचआरए टॉपिक में सबसे बड़ी बात जो जानने वाली है वह है एचआरए ऑन ट्रांसफर। अगर आपका परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है तो कितने दिन तक आप ओल्ड सिटी का एचआरए ले सकते हैं, ओल्ड सिटी वाले रेट से आप एचआरए ले सकते हैं। बाई चांस आप एक सिटी में रहते हैं, आपका ट्रांसफर जेड सिटी में हो जाता है, तो कितने दिन तक आपको एक सिटी के रेट से आपको एचआरए मिलता रहेगा, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं। जहां भी आपका ट्रांसफर होता है आप नए स्टेशन में जाके ज्वाइन कर लेते हैं और पुराने स्टेशन का क्वार्टर आपने हैंड ओवर नहीं किया है, तो नए स्टेशन पर आपको 8 महीने तक एचआरए मिलेगा। और अगर आपने फिर पुराने क्वार्टर को खाली नहीं किया है तो 8 महीने के बाद आपका एचआरए बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपका ट्रांसफर नई जगह में हो जाता है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन किसी कारण से आप फैमिली को वहां शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी फैमिली पुराने सिटी में ही रह रही है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो ट्रांसफर के बाद आप न्यू स्टेशन ज्वाइन करते हैं तो जो पहला 2 महीना है, पहला 2 महीना आपके पुराने रेट से ही एचआरए दिया जाएगा। जहां पे आप पहले रह रहे थे वही पुराने रेट से आपको एचआरए दिया जाएगा अगर आपने फैमिली को शिफ्ट नहीं किया है नई जगह पे तब। और उसके बाद का जो 4 मंथ है या एकेडमिक ईयर जब समाप्त होता है, जो भी बाद में हो, तब तक आपको नए स्टेशन और पुराने स्टेशन में जहां भी ज्यादा एचआरए मिलता हो वही आपको एचआरए दिया जाएगा। एक जगह 24% एचआरए है, एक जगह 18% है, तो जो भी ज्यादा है वही एचआरए आपको दिया जाएगा। लेकिन कब तक दिया जाएगा? पहला 2 महीना तो मैंने बताया कि ओल्ड स्टेशन के रेट से आपको दिया जाएगा। उसके बाद का जो 4 महीना है या एकेडमिक ईयर समाप्त होने वाला है, आपका बच्चा पढ़ रहा है और एकेडमिक ईयर समाप्त होने वाला है, तो जो भी बाद में हो 4 महीना या तो फिर एकेडमिक ईयर समाप्त होने तक आपको जो है वह दोनों में से जो भी ज्यादा रेट है वही आपको एचआरए दिया जाएगा। उम्मीद है आपको एचआरए से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो सारे सोशल मीडिया पे मैं उपलब्ध हूं, कहीं पे भी जाके आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला है हमेशा, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द दे दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।